हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज एंड आज के सेशन में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग अ टैक्स ऑडिट फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। सर, सबसे पहले हम लोग बात करें टैक्स ऑडिट का कौन सा सेक्शन यहाँ पे गवर्न करता है टैक्स ऑडिट को, तो सेक्शन नंबर 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट की बात करता है। चार्ट ए के अंदर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी दिखेगी, चार्ट बी के अंदर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल के रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी दिखेगी। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग कब यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। तो सेक्शन नंबर 44 ए बी बोलता है अगर आपकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर मतलब 2025 एंड 26 के अंदर अगर क्रॉस कर जाती है, एक्सीड हो जाती है ₹1 करोड़ से, तो आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स ऑडिट मैंडेटली एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है सर, क्या ये लिमिट 10 करोड़ की भी एप्लीकेबल होती है? हाँ जी, होती है। उसके लिए एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है? आपकी जो कैश रिसीट है एंड आपकी जो कैश पेमेंट है वो अप टू 5% ऑफ द टोटल कैश रिसीट एंड अप टू 5% ऑफ द टोटल कैश पेमेंट होनी चाहिए। बात यहाँ पे क्लियर हुई, हाँ या ना? इस केस में आपकी टर्नओवर जब 10 करोड़ से ज्यादा होगी तभी यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अगर आपका यहाँ पे पूरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, डिजिटल मोड में है, तो आपके ऊपर 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल होती है। ठीक है सर, हमने नॉर्मल बिजनेस के केस में लिमिट समझ ली है। अगर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट अप टू 5% है तो यहाँ पे 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर कैश वाली कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है तो उस केस में सिंपली आपकी 1 करोड़ की जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। देन फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 एडी की। ये क्या बोलता है? ये आपके प्रेजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है। आप अपनी इनकम एज पर प्रेजम्पटिव रेट यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो। बिजनेस के केस में 44 एडी एप्लीकेबल होता है, प्रोफेशन के केस में 44 एडी ए का रोल यहाँ पे आ जाता है। ये क्या बोलता है? सर, ये बोलता है अगर आपकी टर्नओवर है 2 करोड़, बट ध्यान से सुनना, अगर आपकी कैश रिसीट है 5%, तो यहाँ पे अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 3 करोड़ तो आप इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। अभी हम लोग 44 ए बी पे नहीं गए हैं। देखो, सेक्शन को समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ठीक है, 44 ए डी की बात चल रही है। सर, सिंपल केस में हमारे ऊपर यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है, 2 करोड़ तक हम इस सेक्शन में फॉल करते हैं। बट अगर हमारी कैश रिसीट अप टू 5% है तो यहाँ पे अगर हमारी टर्नओवर 3 करोड़ भी हुई तो भी हम इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे सेक्शन नंबर 44 ए बी अब रोल में आया। उसने बोला देखो, अगर आप इस सेक्शन के हिसाब से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो 8% या उससे ज्यादा ऑफ द टर्नओवर या फिर 6% या उससे ज्यादा फॉर द डिजिटल रिसीट के केस में, तो आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ना ही आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है। बट उसने बोला अगर आप यहाँ पे लोअर प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हो, रेट क्या है, 8% से कम या फिर 6% से कम यहाँ पे अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हो, और वो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको एज पर सेक्शन नंबर 44 ए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने हैं और आपको यहाँ पे ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। पूरा बिजनेस का केस आपके समझ में आया? यस या नो? ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल की बात करते हैं। उससे पहले एक और कंडीशन आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 44 ए भी काफी वाइडर रेंज कवर करता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला गया इफ एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी विद इन 5 ईयर, मतलब लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप 44 एडी ऑप्ट करते हो तो 5 साल के लिए आपको 44 एडी के अंदर ही जाना होता है। ठीक है, अगर आपने अगले 5 साल के अंदर यहाँ पे ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको यहाँ पे 5 साल का लॉकआउट तो होगा ही, मतलब अगले 5 साल आप यहाँ पे प्रेजम्पटिव में नहीं जा सकते, बट आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट भी करवानी होती है अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल के केस में। देखो, प्रोफेशनल के केस में ज्यादा झंझट नहीं है। यहाँ पे सिंपली उसने बोला रेगुलर प्रोफेशनल के केस में अगर यहाँ पे एक्सीड हो जाती है ग्रॉस रिसीट ₹50 लाख तो यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। ठीक है सर, प्रेजम्पटिव स्कीम के अंदर क्या बोलता है? प्रेजम्पटिव स्कीम के अंदर जैसे 44 एडी के अंदर कंडीशन थी, 44 एडी ए के अंदर भी कंडीशन है। यहाँ पे बोलता है सिंपल केस में आपकी टर्नओवर है 50 लाख तो आप स्कीम के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। बट अगर आपकी एग्रीगेट कैश रिसीट है अप टू 5% ऑफ द टोटल प्रोफेशनल रिसीट
तो आपकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पे अप टू 75 लाख भी है, तो भी आप इस स्कीम के अंदर फॉल कर सकते हो और इस स्कीम के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हमने बात करी सेक्शन नंबर 44 ए डी ए की। ठीक है, 44 ए डी ए की बात हुई है यहाँ पे, बट 44 ए बी की बात यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे एसएससी डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट 50% या उससे ज्यादा का, तो उसको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं और ना ही ऑडिट करवानी है। बट अगर वो डिक्लेयर कर रहा है प्रॉफिट लेस देन 50% एंड टोटल इनकम है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने होंगे एंड उन बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको ऑडिट भी करवाना होगा। प्रोफेशनल के केस में आपको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी समझ में आई, यस या नो? ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे ऑडिट की। मैंने क्या बोला है, सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑडिट की बात करें तो सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सर? ऑब्जेक्टिव रहता है आपको यहाँ पे ओपिनियन ड्रॉ करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर, क्या ऑडिट और टैक्स ऑडिट में डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है उसको आराम से समझना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टैक्स ऑडिट की बात करते हैं और टैक्स ऑडिट सिंपली बोलता है स्टैट कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोसेस कैरिड आउट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं खाली, इसके प्रोविजन वॉयलेट होंगे तभी हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। ठीक है सर, कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पे टैक्स ऑडिट का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है वेरीफाइंग द फाइनेंशियल एक्यूरेसी, मिटिगेटिंग द टैक्स इवेजन, असिस्टिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पहले यहाँ पे ये आपके मेकर की पोजीशन पे थे, अब ये यहाँ पे चेकर की पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, इन्फोर्सिंग द मैंडेटरी डिस्क्लोजर, यहाँ पे अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो करता है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना होता है। ठीक है सर, हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 44 ए बी कब यहाँ पे रोल में आया। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 1985-86 के अंदर इसको इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, इसको इफेक्ट में लाने का मेन जो रीजन था वो यहाँ पे समझना, रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी। अब यहाँ पे बोलोगे सर मशीनरी काम कर रही थी तो दिक्कत क्या है? मशीनरी काम नहीं कर रही थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेटरी विंग्स थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ रहा था। मतलब कौन से एसएससी को सिलेक्ट करें, फिर उसकी ऑडिट वगैरह करें, सारी चीज़ें, मतलब सारा काम अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितना ही कर लेंगी। तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे सीए को रोल में लाते हैं। ठीक है, सीए यहाँ पे जो है वो पहले यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करेगा, हमको रिपोर्ट करेगा कहाँ कहाँ उसको फाइनेंशियल की नॉलेज ज़्यादा है तो वो हमको रिपोर्ट करेगा, फिर हम उस पर अल्टीमेटली एक्शन लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो चेक करता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, वो रिपोर्ट करता है, फिर जो फाइनल चेकर होता है वो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहा करता है। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑडिट और टैक्स ऑडिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, जनरल जो स्टैट ऑडिट होती है वो यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करती है एंड टैक्स ऑडिट आपकी सेक्शन नंबर 44 ए बी एंड जो आपका नया इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है सेक्शन नंबर 63, वो भी मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे हुआ करती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, टू इंश्योर द स्टैट कंप्लायंस विद द इनकम टैक्स प्रोविजन एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द टैक्स डिस्क्लोजर। यहाँ पे सर पूछता है आपसे क्लॉज नंबर 34 के अंदर कि भाई टीडीएस जो कटा है वो सही कटा है या फिर नहीं कटा है, जो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग हुई है वो यहाँ पे सही हुई है या नहीं हुई है, जो यहाँ पे एमएसएमई के ड्यूज होते हैं वो यहाँ पे पेमेंट करे गए या नहीं करे गए। क्लॉज नंबर 18 के अंदर आपके जो डेप्रिसिएशन है वो सही तरीके से लगा या फिर नहीं लगा है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसे ही क्लॉज वाइज रिपोर्टिंग होती है, वो आपके इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, कौन सा लॉ गवर्न करता है? अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट करता है, एलएलपी वगैरह तो एलएलपी का एक्ट अलग होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑडिट होती है। टैक्स ऑडिट आपकी कौन गवर्न करता है? तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करता है। अब आगे यहाँ पे 2025 एक्ट कब गवर्न करेगा वो भी ध्यान से सुन लेना। फॉर्म नंबर जो 26 है वो आपका नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा। इस साल आपका 3 CACD या फिर 3 CBCD ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है सर, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहता है? यहाँ पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना होता है। ऑडिटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे जो जनरल वाली होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है एंड जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे चेक करना होता है। एंड आपकी इनकम टैक्स ऑडिट यहाँ पे डायरेक्टेड होती है बाय द क्लॉज ऑफ द फॉर्म नंबर 3CD और द फॉर्म नंबर 26, नया वाला ही मैंने कोट कर दिया है, एंड स्पेसिफिक इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे कोई भी मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, भले ही सिंगल ट्रांजैक्शन है तो वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके चलनी होती है। ठीक है सर, 44 ए भी हमने ऊपर बात कर ली है, मैंने आपको
जो ब्रीफली था वो यहाँ पे समझा दिया, और आपको डिटेल में यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे आप बेयर एक्ट से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेम जो ऊपर वाली बातें हैं वही यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, 44 ए बी ए ये आपको कोट भी करना होता है जब भी आप टैक्स ऑडिट करते हो, तो कौन से यहाँ पे सब क्लॉज के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है वो भी आपको यहाँ पे कोट करना होता है। ठीक है, 44 ए बी ए वही वाला है आपका, सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हम लोगों ने समझ लिया। एग्रीगेट कैश रिसीट अगर अप टू 5% है ऑफ द टोटल रिसीट, एंड एग्रीगेट कैश पेमेंट अगर आपकी अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट, तो आपकी जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। इसका चार्ट भी यहाँ पे दे रखा है, आप लोग और ईजिली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आराम से समझना। यहाँ पे जो पहला केस है आपका प्योर होलसेलर ट्रेडर का है, ध्यान से सुनना। टर्नओवर है 8.5 करोड़। ठीक है, कैश रिसीट है 20 लाख रुपीस जो कि यहाँ पे 2% है, एंड कैश पेमेंट है 35 लाख। इसको एज्यूम करते हैं कि आपकी ये 4% ऑफ द टोटल पेमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी, यस या नो? वीडियो को पॉज करके जवाब जरूर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? बिकॉज जो कैश रिसीट है वो भी यहाँ पे लेस देन 5% है, एंड जो कैश पेमेंट है वो भी यहाँ पे लेस देन 5% है, तो आपके ऊपर टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पे 10 करोड़ एप्लीकेबल होगी, और दोनों ही ये 5% से कम है, तो यहाँ पे आपकी जो टैक्स ऑडिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस 2 की। टोटल मैं यहाँ पे 10 से 15 केस आप लोगों के लिए लाया हूँ ताकि सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो टर्नओवर है वो है आपकी यहाँ पे 6.2 की। ठीक है, 6.2 की आपकी टर्नओवर है, 6.2 करोड़। कैश रिसीट कितनी है? 40 लाख की कैश रिसीट है जो कि आपकी 6% है। कैश पेमेंट कितनी है? 15 लाख की कैश पेमेंट है जो कि 2% ऑफ द पेमेंट है। तो इस केस में क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी? सर आपका हाईलाइटेड वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे 6.45 होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी जो टैक्स ऑडिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बिकॉज इस केस में आपकी जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पे 1 करोड़ रहेगी। बात समझ में आई? ठीक है सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। ठीक है, इसकी टर्नओवर जो है वो यहाँ पे 9.1 करोड़ है। कैश रिसीट कितनी है? कोई भी नहीं है। कैश पेमेंट कितनी करी है? 55 लाख की कैश पेमेंट करी है। ये आपकी 6% है जो कि लैंड परचेज करने के लिए इन्होंने पेमेंट करी है। क्या इसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, हाँ या ना? अब आप लोग बोलोगे सर ये तो 0% है, ये यहाँ पे 6.04 है, तो यही पॉइंट आपका हाईलाइट होना चाहिए। कैश पेमेंट एक्सीड 5%, द लॉ काउंट ऑल कैश पेमेंट मेड इंक्लूडिंग द कैपिटल एसेट्स के ऊपर भी करा गया है, तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा, और आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी, आपको यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, हम लोग बात करें ई कॉमर्स ट्रेडर के केस में। यहाँ पे 12.5 करोड़ की यहाँ पे टर्नओवर है, कैश रिसीट 0 की है, कैश पेमेंट 0 की है, तो यहाँ पे क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ की काम में करेगी, और ये यहाँ पे एक्सीड कर जाती है 12.5 करोड़ से, तो यहाँ पे आपकी टैक्स ऑडिट जो है वो यहाँ पे करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, ऑडिट रिक्वायर्ड है। हम लोग बात कर लेते हैं केस 5 की। यहाँ पे आपको देखना है टर्नओवर जो है वो 4.5 करोड़ की है, कैश रिसीट यहाँ पे 5 लाख है जो कि आपकी 1% है। क्रॉस चेक रिसीट, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्रॉस चेक रिसीट जो है वो यहाँ पे 30 लाख की है जो कि आपका 6.6% है। ठीक है, ये आपकी टोटल कैश रिसीट का 6.6% ये हो गया, 1.1% ये हो चुका है। ठीक है, अब इसको कैश मानेंगे या नहीं मानेंगे वो ध्यान से सुन लेना, उसके बाद यहाँ पे आपने जवाब डिसाइड करना। क्रॉस चेक भी यहाँ पे आपकी कैश रिसीट ही माना जाता है, तो एज पर प्रोविजन ये आपकी टोटल कैश रिसीट 7.75 हो जाती है जो कि ब्रीच कर रही है 5% की लिमिट को, तो यहाँ पे भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है सर, हम लोग बात कर लेते हैं केस नंबर 6 की। इस केस में आपकी जो टर्नओवर है वो 95 लाख है, तो सिंपल सी बात है 1 करोड़ की लिमिट तो क्रॉस हो ही नहीं रही, चाहे कितनी भी कैश रिसीट हो, चाहे कितनी भी कैश पेमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके ऊपर यहाँ पे कोई भी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आने वाली है। ठीक है, हम लोग केस नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ग्रॉस रिसीट है यहाँ पे आपकी 1.1 करोड़, कैश रिसीट है 4 लाख की, कैश पेमेंट है यहाँ पे 1 लाख की जो कि आपकी 0.9% है, तो ये दोनों आपकी लेस देन 5% है, तो यहाँ पे भी आपके ऊपर टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे आपकी टर्नओवर जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के केस में 7.8 करोड़ है, कैश रिसीट 10 लाख की है, कैश पेमेंट 42 लाख की है जो कि 5.38% है। ठीक है, टोटल कैश का, तो यहाँ पे
ये वाली जो लिमिट है 5% की वो क्रॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर के ऊपर लगेगी। ठीक है सर। हम लोग बात करें केस नंबर 9 की, हार्डवेयर स्टोर की। टर्नओवर है आपकी 1.05 करोड़, कैश रिसीट है 6 लाख की, जो कि आपकी 5.71% है। यहाँ पे भी आपके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं जल्दी-जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज़ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देन हम लोग बात करें केस नंबर 10 के अंदर, टर्नओवर आपकी 9.95 करोड़ है, कैश रिसीट 45 लाख की है, कैश पेमेंट यहाँ पे 48 लाख की है, दोनों यहाँ पे 5% से कम है, तो टर्नओवर जो लिमिट है वो 10 करोड़ की एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी है। पॉइंट नंबर 11 के अंदर, टर्नओवर यहाँ पर 2.1 करोड़ की, कैपिटल रिसीव्ड इन कैश 5 करोड़ रुपीस। देखो कैपिटल इसने रिसीव करी है, क्या इसको कैश रिसीट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, और ये ब्रीच कर रहा है कंडीशन को, तो यहाँ पे आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। हम लोग बात करें टर्नओवर है यहाँ पे 1.2 करोड़ की, कैश रिसीट 1 लाख है, कैश पेमेंट आपकी 7 लाख है जो कि 5.83% है, तो यहाँ पे भी टैक्स ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। टर्नओवर 1.1 करोड़ की, कैश रिसीट 5000 की, कैश पेमेंट 5000 की है, तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट आपको नहीं करवानी है। 10 करोड़ की जो लिमिट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है सर। हम लोग बात करें यहाँ पे जो कार डीलर है वो यहाँ पे 9.8 करोड़ की टर्नओवर है इसकी, कैश रिसीट 50 लाख है जो कि 5% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। हम लोग बात करें यहाँ पे एग्रो केमिकल आउटलेट की, टर्नओवर जो वो 3.5 करोड़ है, कैश रिसीट यहाँ पे 16 लाख की है जो कि 4.57% है, एंड कैश पेमेंट यहाँ पे एक्सीड कर गई है 5% से, तो यहाँ पे भी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। टोटल हमने 15 केस स्टडी डिस्कस करी, प्रैक्टिकल केस स्टडी है बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करी गई हैं, आप लोगों को आराम से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 44 ए बी बी, ये आपका प्रोफेशन से रिलेटेड बात करता है। ठीक है। ये आपका मेडिकल, डॉक्टर जो होते हैं, लीगल लॉयर वगैरह होते हैं, अकाउंटेंसी एंड इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर इसके अंदर कवर होते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। मैंने ऊपर आपको जो थ्रेशोल्ड थी ये वाली समझा दी है। ठीक है। अगर ये एक्सीड करते हैं 50 लाख से, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन नंबर 44 ए बी सी क्या बोलता है? ये स्पेशल स्कीम में काम में आता है। कवर स्पेशलाइज्ड बिजनेस ऑपरेटर अंडर सेक्शन नंबर 44 ए, ये आपका गुड्स कैरिज ऑपरेटर के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। सेक्शन नंबर 44 बी बी, ये आपका नॉन रेजिडेंस मिनरल ऑयल एक्सपोर्टेशन, ये वाले भी पर्सन अपनी प्रेजम्पटिव बेसिस पे इस सेक्शन के अंदर इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड सेक्शन नंबर 44 ट्रिपल बी आपका फॉरेन कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है। जो टर्न की पावर प्रोजेक्ट थे उसके लिए ये वाला सेक्शन लाया गया था। इफ दीज टैक्स पेयर क्लेम एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट लोअर देन द स्टैट लिमिट, जो भी प्रेजम्पटिव रेट है उससे कम पे अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे इनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 44 ए बी डी क्या बोलता है? ये प्रेजम्पटिव प्रोफेशनल्स की बात करता है। अप्लाई टू रेजिडेंट प्रोफेशनल विद रिसीट अप टू 50 लाख और 75 लाख, डिजिटली वाले के केस में एप्लीकेबल होता है। द स्टैच्यूटरी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन प्रॉफिट इज 50% ऑफ द रिसीट होना चाहिए। अगर ये लोअर डिस्क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवानी होती है। ऊपर मैंने चार्ट में सिंपल वे में आपको समझा दिया था। ये आपके जो बेयर एक्ट है उससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन नंबर 44 ए बी, ये आपका अगर लॉक इन जो पीरियड होता है उसको यहाँ पे अगर आप ब्रीच करते हो, तो यहाँ पे आपकी टैक्स ऑडिट जो है वो सेक्शन नंबर 44 ए बी ई के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेजम्पटिव बेसिस पे सेफ हावर की भी हमने बात कर ली है। अगर ये एज पर जो इनके सेक्शन ने जो रेट प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे जो इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। ये बिजनेस के केस में है एंड ये आपका प्रोफेशनल के केस में है। ठीक है सर। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड बात करते हैं ऑडिट अंडर अदर एक्ट एंड रिपोर्टिंग फॉर्म्स। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट हो चुका है, तो क्या दोबारा से करना है सारा री ऑडिट? बेसिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमको दोबारा से चेक करने हैं? नहीं करने हैं। वही यहाँ पे बोला गया कि जिस एंटिटी की यहाँ पे ऑलरेडी ऑडिट हो रखी है, कंपनीज कंपनीज एक्ट के अंदर हुई होगी, एलएलपी तो एलएलपी एक्ट के अंदर होगी, अगर जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड वो क्रॉस हुई होगी, तो वहाँ पे आपको बेसिक जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे चेक नहीं करना है। खाली आपको जो ऑडिट टैक्स स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारी चेकिंग दोबारा से करनी है एज पर प्रोविजन। ठीक है सर। वही यहाँ पे बोला गया जब आपकी अदर स्टैट के अंदर यहाँ पे ऑडिट होती है उस केस में फॉर्म नंबर 3 CA एंड CD जाता है। बट अगर आपकी यहाँ पे किसी अदर लॉ के अंदर ऑडिट नहीं होती है, तो आपका यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 CB और फॉर्म नंबर 3 CD जाया करता है। ठीक है। आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं सर। अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट आपका यहाँ पे बोला गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 होल्ड अ वैलिड एक्टिव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जो पर्सन जॉब में है वो यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता है। बात समझ में आई है सर? ठीक है सर। सर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड डेट फॉर द टैक्स ऑडिट की। तो यहाँ पे जो आपकी ड्यू डेट होती है वो यहाँ पे 30 सितंबर रहा करती है। 1 मंथ बिफोर द ITR फाइलिंग की डेट आपकी 31 अक्टूबर रहा करती है, और यहाँ पे आपकी 30 नवंबर
जनरली टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट रहा करते हैं, बिकॉज़ लास्ट ईयर ये चेंज हुई थी, बट इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज ना हो और आपकी 30th ऑफ सितंबर ही रहे। ठीक है सर। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 2025 को भी आप लोग देख लीजिए। दोनों की जो बेस लिमिट है वो यहाँ पे 1 करोड़ है। दोनों की जो डिजिटल थ्रेशोल्ड है वो भी यहाँ पे 10 करोड़ की है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल लिमिट है वो भी यहाँ पे 50 लाख है। सर फॉर्म में चेंज हुआ है, फॉर्म में चेंज आया है। रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 3 सीएसीबी अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर 3 सीडी इस एक्ट के अंदर जाया करता है। मैं बात करूँ, ये आपका लास्ट ईयर है जब आप ये फॉर्म फाइल करोगे। फॉर्म नंबर 26 आपका नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं, जितनी मेरे इनकम टैक्स ऑडिट कोर्स के लर्नर हैं, सारे नए लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, अलग से सेशन बनाऊंगा जो भी चेंजेस आए हैं। बट ध्यान से सुनना, जितने भी बेस कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किए, थोड़े बहुत ड्राफ्ट में चेंज आए। सारी चीजें हम लोग कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वो कोर्स दिया जाता है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़े से यहाँ पे स्पेशल केस स्टडी की बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता देता हूँ, पूरा केस लो नहीं बताऊंगा। वर्किंग पार्टनर रेमुनेशन मिल रहा है एंड उसकी जो फर्म है उसको यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाती है, तो वर्किंग पार्टनर जो है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, उसको यहाँ पे सेपरेट माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। अगर उसकी थ्रेशोल्ड पर्सनल वाली जो वो एक्सीड कर जाती है, तब वहां पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज वहां पे टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, फुल्ली एग्जम्प्ट यहाँ पे आईसीआई के गाइडेंस नोट ने बोला है, जितनी भी ये वाली एंटिटी होती है, ये आपकी ट्रस्ट वगैरह वाली होती है 10 वाली। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में बोला गया है एग्रीकल्चर के केस में, प्योर एग्रीकल्चर के केस में यहाँ पे टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होती है। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदूंगा, मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करूंगा और मेरी इनकम एग्जम्प्ट कर दी जाए, तो आप लोग समझ सकते हो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और वो यहाँ पे टैक्स रेट के दायरे में फॉल कर जाएंगे। ठीक है सर, इनकम अगर आपकी बिलो देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होती है। ये आपका समरी चार्ट है, इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स रेट नहीं करवाते हो, तो आपको यहाँ पे 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सो आज के सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या होता है टैक्स ऑडिट, कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी आया करती है। अगर आप लोग टैक्स ऑडिट कोर्स को प्रैक्टिकल मैनर में डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप लोग इसी पीडीएफ के ऊपर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो कोर्स है उसका जो ओवरव्यू है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे कोर्स लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ये कनेक्ट कर देगा जो भी आपका कोर्स आप लोग परचेस करने जाओगे। ठीक है, इसको आप लोग लीव कर दो। ये आपका जो इनकम टैक्स ऑडिट का कोर्स है ये आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग टैक्स ऑडिट कोर्स को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो फिनटेक्स प्रो की वेबसाइट से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। बाय बाय, टेक केयर।